हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। तो गाइज पार्सिंग करते हैं। ये द हिंदू का एडिटोरियल है, इसकी पार्सिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि परमिसिव नो मोर। अब ये होता क्या है परमिसिव नो मोर? परमिसिव का मतलब होता है गाइज कि अगर कोई किसी चीज को परमिट देता रहे, अलाउ करता रहे कि हाँ होने दो होने दो होने दो, तो अगर आपका रवैया ऐसा है कि आप किसी चीज को होने देते हो, आप रोकथाम नहीं करते हो, रोकते नहीं, मतलब आपका जो बिहेवियर है, आपका जो रवैया है वो परमिसिव है, आप हमेशा उसको परमिट करते रहे। तो इसमें लिखा है कि परमिसिव नो मोर। अब ये जो रवैया है कि होने दो अब नहीं है, यानी कि अब रोकथाम चालू। अब ये शॉर्टकट है, आगे देखते क्या कहना चाह रहा है। यह कह रहा है कि कलर चेंज करते हैं। कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट मस्ट पुट एन एंड। तो मस्ट क्या है? हमारा ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है? हमारा ये सब्जेक्ट है। तो कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको अवश्य ही पुट एन एंड, यानी कि एक लगाम लगा देना चाहिए, एक रोकथाम करना चाहिए, रोक देना चाहिए। पुट एन एंड, किसको रोक देना चाहिए? टू वायलेशंस, उन वायलेशन को रोक देना चाहिए। वायलेशन का मतलब अवहेलना को रोक देना चाहिए। जो आप बात नहीं मानते हो, जो कानून को तोड़ते हो, तो उस कानून के तोड़ने के प्रोसेस को रोक देना चाहिए। किस चीज का वायलेशन हो रहा है? ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कोई एक्ट बना होगा किसी जमाने में, उस जमाने में जो एक्ट बना है ना, उस एक्ट का वायलेशन हो रहा है। तो ये वायलेशन ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अवश्य ही इस पर लगाम लगानी चाहिए। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? अब आगे देखिए, कलर चेंज। द सुप्रीम कोर्ट्स एंट्रीम ऑर्डर, इसको तोड़कर देखते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, एपोस्ट्रॉफी लगा है तो सुप्रीम कोर्ट का। एंट्रीम ऑर्डर का मतलब है कि एक, हिंदी में तो कहते हैं अंतरिम, एंट्रीम को अंतरिम कह देते हैं, बट इसका मतलब है कि अभी जो एक टेम्पररी ऑर्डर आया है। तो अब ये ऑर्डर तक तो समझ गए, सुप्रीम कोर्ट का टेम्पररी ऑर्डर। ऑर्डर के बगल में यहां पर वर्ब में आईएनजी, इसको कलर चेंज करके देखते हैं। यहां पर है हॉल्टिंग द रजिस्ट्रेशन, हम इसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। कैसा ऑर्डर? हॉल्टिंग, रोकते हुए। हॉल्ट मतलब रोक देना, रोकते हुए। किसको रोकते हुए? रजिस्ट्रेशन को रोकते हुए, यानी कि कुछ भी रजिस्टर अब नहीं होगा। क्या रजिस्टर नहीं होगा? फ्रेश सूट्स, मतलब जो नए नए जो मुकदमे रजिस्टर होते हैं, अब वो रजिस्टर नहीं होंगे, उसको रोक दे रहा है। ये जो ऑर्डर है वो रोक रहा है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में अब ये नए नए जो है मुकदमे रजिस्टर नहीं होंगे। किससे रिलेटेड मुकदमे? रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ये पूरा रट लीजिए, ये नामकरण है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड जो मामले हैं, जो झगड़े हैं, उसके मुकदमे अब रजिस्टर नहीं होंगे। उस पर होल्ट लगा रहा है इस इंटरिम ऑर्डर ने। तो ये जो एंट्रीम ऑर्डर है, जो ये होल्ट लगा रहा है, तो ये एंट्रीम ऑर्डर इज, अब मैं कलर चेंज करता हूं, इज अ वेलकम डिपार्चर। ये इज किसके लिए आया है? ये एंट्रीम ऑर्डर के लिए आया है। ये सब्जेक्ट और ये इसका लिंकिंग वर्ब। ये जो एंट्रीम ऑर्डर है एक स्वागत वाला डिपार्चर है, एक वेलकम डिपार्चर है। डिपार्चर का मतलब होता है एक जगह से मूव कर जाना। तो एक अच्छा मूव है, एक जगह से हिल गया है। कहां से मूव कर गया है? फ्रॉम द परमिसिव अप्रोच ऑफ द जुडिशरी। जो अदालत वगैरह थे ना, उनका बड़ा ही परमिसिव अप्रोच था कि सब कुछ होने देते थे। अच्छा लाओ केस करना है कर दो। ये तो इस परमिसिव अप्रोच पर ये टिके हुए थे, उससे अब डिपार्ट कर गए, डिपार्चर हो गया उनका, हट गए हैं। तो ये परमिसिव अप्रोच से जो हटना है ना, ये एक वेलकम डिपार्चर है, एक अच्छा हटना है, एक स्वागतपूर्ण हटना है ये। तो ये जो एंट्रीम ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर एक वेलकम डिपार्चर है, वरना पहले ऐसे ऑर्डर नहीं आते थे। यानी कि पहले आप उस मामले की सुनवाई करते थे, अब आप कह रहे हो नहीं जी इस तरह का कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। इट मीन्स कि आपने एक जो ऑर्डर पास किया वो स्वागत में ऑर्डर है ना, ठीक है। और आपने इसको जो, ये जो ऑर्डर है स्वागत में क्या है? एक डिपार्चर है आपका। डिपार्चर मतलब पहले आप एक ही जगह पर टिके हुए थे, अब आप वहां से मूव कर रहे हो, अब परमिसिव बिहेवियर से आप हट रहे हो। तो यही बताया गया है। तो ये जो परमिसिव अप्रोच ऑफ जुडिशरी जो था इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही दिनों में था,
टुवर्ड्स सच मोटिवेटेड लिटिगेशन। किसकी तरफ इनका परमिसिव अप्रोच था? मोटिवेटेड लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब मुकदमा। मुकदमा कैसा था? मोटिवेटेड था, मतलब पॉलिटिकल था। आपने सोचा और आपने मुकदमा डाल दिया, वो मोटिवेटेड था। तो उस मुकदमे के प्रति जो ये लोग परमिसिव हो गए थे कोर्ट वाले, अब उस परमिसिव से हट गए हैं एक ऐसा एंटरिम ऑर्डर दे करके। तो ये जो ऑर्डर है एक वेलकम डिपार्चर है। देख लो, समझ गए? ऐसे पार्सिंग करते हैं, सेंटेंस को तोड़ते हैं गाइस। आगे देखें, कलर चेंज। अ डिवीजन बेंच। अब ये उस बेंच की बात हो रही। बेंच का मतलब कि यहाँ पर जो जज होंगे, एक या दो या तीन जो जज बैठते हैं ना, हालांकि डिवीजन लिखा है, मुझे लगता है दो जज बैठेंगे होंगे। तो बेंच का मतलब कि ये जो एक जजों का जो एक ग्रुप है, ये डिवीजन बेंच जो फैसला सुनाएगा। तो ये जो बेंच है, अब ये हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसे बोलते हैं गाइस पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और ये इस बेंच के बारे में कुछ बता रहा है कि कैसा डिवीजन बेंच, जिसका नेतृत्व किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो यहाँ कॉमा लगा और यहाँ लिख दिया संजीव खन्ना। तो ये जो कॉमा और संजीव खन्ना जो आप देख रहे हो, फिर यहाँ कॉमा, इसे बोलते हैं एपोजिशन। अंग्रेजी में इसको एपोजिशन कहते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। चीफ जस्टिस के ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? संजीव खन्ना है। अब यहां पर आपका वर्ब आया, कलर चेंज करते हैं। ये जो वर्ब है वो कहता है हैज डन वेल। ये हैज किसके लिए आया है? सब्जेक्ट कौन है इसका? अ डिवीजन बेंच। ये डिवीजन बेंच जो है ये सब्जेक्ट है। तो इस डिवीजन बेंच ने हैज डन वेल, बहुत अच्छा किया है, टू स्टॉप द फ्लो। हैज डन वेल टू स्टॉप, यानी कि रोकने के लिए एक अच्छा काम किया है। क्या रोकने के लिए? किस चीज का? फ्लो ऑफ लिटिगेशन। मुकदमों की जो झड़ी लगी हुई थी ना, फ्लो आ रहा था, उसको रोकने के लिए अच्छा काम किया है। एंड एंट्रीम ऑर्डर्स, बार बार एंट्रीम ऑर्डर्स आ रहे थे, उसको रोकने के लिए अच्छा काम किया है। फिर यहां पर है कि इंक्लूडिंग। तो ये जो लिटिगेशंस हैं और जो एंट्रीम ऑर्डर्स है, इसमें क्या क्या शामिल है? इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग दोज, वो सारी चीजें शामिल है। कौन सी सारी चीजें? अब यहां पर दैट लगा दिया। दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा? एक क्लॉज बनाएगा। इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं कि उनमें वो सारी चीजें शामिल है। क्या? दैट अलाउ, जो अलाउ करती हैं सर्वेज को, ऑफ सच साइट्स एंड स्ट्रक्चर्स। इस तरह के जो जगह है, साइट्स है मतलब प्लेसेस हैं, और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, यानी कि वहाँ पर जो मस्जिद वगैरह बने हुए हैं ना, उसका सर्वे करने का ये लिटिगेशन था, उस पर इन्होंने रोक लगाया। वाइल, जबकि इट डील्स विद द चैलेंजेस। इट का मतलब कोर्ट है। कोर्ट जो है वो डील करती है उन चुनौतियों के साथ। किस तरह की चुनौती? चैलेंजेस टू द वैलिडिटी ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यानी कि 1991 में जो वर्शिप एक्ट बना था वो वैलिड है या नहीं, उस वैलिडिटी को जो चैलेंज होता है ना, उस चैलेंज के साथ कोर्ट डील करती रहती है। ये हो गया। आगे देखें, मैं बस पार्सिंग कर रहा हूँ। न्यूज़ किस बारे में है वो तो आप कहीं से भी पता कर लोगे। मैं बस सिखा रहा हूँ कि सेंटेंस को तोड़ेंगे कैसे। बस ये देखिए, ये सीख गए, अंग्रेजी आपकी गुलाम। ठीक, आराम से आप खेलोगे। द ऑर्डर सिग्निफाइज। ऑर्डर जो है वो बताता है, दर्शाता है। सिग्निफाई का मतलब होता है दर्शाना, बताना। ऑर्डर बताता है। अ डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये जो ऑर्डर आया है, कोर्ट ने जो एंट्रीम ऑर्डर दिया है, ये दिखाता है एक गहरी समझदारी को। अंडरस्टैंडिंग किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? दैट, यह है कि ये अंडरस्टैंडिंग को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है अंडरस्टैंडिंग के बारे में। कैसे अंडरस्टैंडिंग? दैट दिस इज नॉट अबाउट अ सेट ऑफ सिविल डिस्प्यूट। ये कोई सिविल डिस्प्यूट का सेट नहीं। सेट का मतलब है कि बहुत सारा डिस्प्यूट आने लगता है ना, एक सेट हो जाता है। तो ये जो ऑर्डर आया है ये बताता है कि भैया डीप अंडरस्टैंडिंग को बताता है। किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? दिस इज नॉट अबाउट अ सेट ऑफ सिविल डिस्प्यूट। ये कोई घरेलू सिविल डिस्प्यूट नहीं कि जमीन वमीन का मामला है, बट द फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज सेकुलर कैरेक्टर। कंट्री के सेकुलर जो कैरेक्टर है, सेकुलर का मतलब
इसमें सब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है ना, इसको सेकुलर कहते हैं। तो हमारा कंट्री कितना सेकुलर है, इस कैरेक्टर को, इस कैरेक्टर मतलब क्या होता है, उसकी क्वालिटी, इस क्वालिटी के फ्यूचर का सवाल है, ये कोई सिविल मामलों का सवाल नहीं है। इतनी बड़ी इस ऑर्डर में अंडरस्टैंडिंग है। आगे देखिए, कलर चेंज करें। इट इज एम्पली क्लियर। एम्पली क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ साफ है। एम्पली का मतलब बहुत जोरदार, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा ये क्लियर है किसको, टू राइट थिंकिंग सिटीजन, जो अच्छे लेवल से जो सिटीजन सोचते हैं विचारते हैं उनके लिए एकदम साफ साफ है। क्या साफ साफ है कि दैट द लॉ, की जो कानून है ना, कौन सा कानून, अब यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लग गया, एडजेक्टिव क्लॉज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बनाएगा क्या, एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, और ये क्लॉज किसको मॉडिफाई करेगा, इस लॉ के बारे में बताएगा कि कौन सा लॉ, इस लॉ की बात कर रहा है। क्या क्लियर है, क्लियर है दैट द लॉ, की कानून कौन सा, विच फ्रीजेज द रिलीजियस कैरेक्टर, जो रोक देता है, फ्रीज कर देता है, जो जमा देता है, रोक देता है, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द कंट्री, कंट्री में पूजा करने के लिए जो प्लेसेस है ना, तो जो जैसा रिलीजियस कैरेक्टर है उसका, मतलब एक जगह है, इसका रिलीजियस कैरेक्टर है कि यहाँ पर भाई मस्जिद है तो मस्जिद मुस्लिम लोग आएंगे, ये इसका रिलीजियस कैरेक्टर है कि इसमें हिंदू लोग आएंगे, तो उसका कैरेक्टर है, उसका एक धार्मिक एक क्वालिटी है उसकी। तो जो जैसा है उसको रोक देता वहीं पर कि ठीक है, आपके यहाँ नमाज पढ़ी जाती है तो नमाज ही पढ़ी जाएगी, यहाँ मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, या मंदिर है मंदिर रहेगा, उसको फ्रीज कर दिया जाता है। एक ऐसा कानून है जो फ्रीज कर देता है रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लेसेस, जो पूजा पाठ की जो प्लेसेस है इन द कंट्री, एज जैसा कि दे वर, ये वैसे ही थे, कब, ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश को आज़ादी मिली थी तब वैसे ही थे, जो मस्जिद मस्जिद था वो मस्जिद था, जो मंदिर था वो मंदिर था। तो ये तो हो गया इसका एडजेक्टिव, मतलब ये क्लॉज बना लिया। लेकिन ये जो द लॉ है, सब्जेक्ट है, इसका फिर प्रेडिकेट का है। तो ये जो कानून है वुड वांट, ये चाहेगा, क्या चाहेगा, दिस लेजिस्लेशन, ये जो एक्ट है, ये जो कानून है उसको लेजिस्लेशन कहा जा रहा है, कि ये जो लेजिस्लेशन है ना, टू रिमेन ऑन द स्टैट्यूट बुक, कि वो वैसा का वैसा रहे, किस में रहे, उस किताब में, उस कानून की किताब में वो वैसा रहे जो 1991 में क्या था, 1991 में बना था, वैसा ही रहे। किस रूप में रहे, एज अ बुलवॉर्क, एक मजबूत दीवार के रूप में रहे। अगेंस्ट होम, किसके खिलाफ दीवार बने, अगेंस्ट एलिमेंट्स, उन तत्वों के खिलाफ दीवार बने। कौन से तत्व, दैट वांट टू परपेचुएट, जो लगातार जारी रखना चाहते हैं, किसको, द रिलीजियस डिवाइड, धार्मिक डिवाइड, यानी कि बंटवारा जो चाहते हैं, कि हिंदू मुस्लिम बटे हुए रहे, जो चाहते हैं। और कैसे बटेंगे, कॉज्ड बाय सच डिस्प्यूट्स, इस तरह के जब डिस्प्यूट मामले में आएंगे कि भाई ये जो मस्जिद है इसके नीचे मंदिर है, इस तरह का जब डिस्प्यूट आएगा तो ऐसे लोग बटेंगे, हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएंगे, ये बात कही जा रही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्ट बना था कि अगर जो मस्जिद, आज़ादी के समय जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहे, जो मंदिर है मंदिर है। लेकिन हुआ क्या था, जो सच्चाई है सबको पता है कि जो बहुत पहले जब जो आक्रमणकारी आते थे वो क्या करते थे कि मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बना देते थे। ये सच्चाई है, अब इसको कोई डिनाई थोड़ी कर सकते, ये तो फैक्ट है, सबको पता है, ये फैक्ट है। तो फिर कानून जब देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि ठीक है, मंदिर को मंदिर के ऊपर से इन्होंने मस्जिद बना दिया, तो अब जो है वो वैसा रहेगा, अब चेंज नहीं हो सकता, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोग सर्वे करा रहे, जो सरकार वो सर्वे करा करके देखती है कि अच्छा इसके नीचे तो भाई ये फलाना मूर्ति है, ये तो मंदिर था पहले, तो और ये अदालत वो सर्वे होने देती थी, तो उस पर ही एक अभी ऑर्डर आया है, जो अभी एंट्रीम ऑर्डर है, उस पर रोक लगा दी कि अब इस तरह के हम मुकदमे नहीं लेंगे, उस बारे में बात कही जा रही। तो उस कानून की तारीफ कर रही कि वो जो कानून था ना कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो कानून एक बुलवॉर्क की तरह होना चाहिए। बुलवॉर्क मतलब एक मजबूत दीवार की तरह होना चाहिए, समझ गए, ये बात है। देखिए यहाँ पर अब कलर चेंज करते हैं, यहाँ है कि इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, एंड इवन कंडेमेबल, और यहाँ तक कि बहुत ही क्रिटिसाइज करने वाली बात है,
दैट यह कि कोर्ट्स ऑफ लॉ, जितने भी अदालतें हैं, हैव फेल्ड, ये फेल हो चुके हैं क्या करने में, टू ब्लॉक दिस सूट, ये इन्फिनिटिव है आपका, इस तरह के जो मुकदमे हैं, इस तरह के जो डिस्प्यूट्स जो आते हैं, इनको ब्लॉक करने में फेल हो गए एट अ नेसेंट स्टेज। नेसेंट स्टेज का मतलब है शुरुआती दौर में, शुरुआती स्टेज में ये फेल हो गए इनको ब्लॉक करने में। बाई डूइंग व्हाट, बाई इन्वोकिंग द बार। तो मतलब कि इन्वोक का मतलब होता है अप्लाई करना, बार का मतलब होता है रूल। बाई इन्वोकिंग द बार अंडर दिस लॉ, यानी कि किसी चीज को रोकने के लिए जो हम रूल लगाते हैं उसको बार कहते हैं। तो मतलब कि इस कानून के अंदर अंडर दिस लॉ किसी भी रूल को ले आते और रोक देते, ये शुरुआती दौर पे ये करने में कोर्ट फेल हो चुके हैं, ये बात कही जा रही है। देखो सेंटेंस कैसा है, द कोर्ट्स ऑफ लॉ हैव फेल्ड टू ब्लॉक दिस सूट्स एट अ नेसेंट स्टेज बाय इन्वोकिंग द बार अंडर दिस लॉ। क्लियर है एकदम। अब देखिए, इंस्टेड, उल्टा, दे हैव बीन अलाउइंग एप्लीकेशन, रोक तो पाए नहीं, उल्टे ये लोग अलाउ करते आ रहे हैं फॉर सर्वेज, सर्वे के लिए जो एप्लीकेशंस आते हैं उसको ये लोग अलाउ करते आ रहे हैं। ईदर डिसरिगार्डिंग द एक्ट एंड द कोर्ट्स एंडोर्समेंट ऑफ इट्स नेसेसिटी इन पास्ट जजमेंट। ईदर, या तो, डिसरिगार्डिंग, जब ये लोग अलाउ कर रहे हैं एप्लीकेशन को तो या तो ये डिसरिगार्ड कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे किसकी, द एक्ट की, जो कानून बना था कि जो जैसा है वैसा रहेगा, एंड और साथ में किसका डिसरिगार्ड कर रहे हैं, कोर्ट्स के सपोर्ट का, एंडोर्समेंट का, कोर्ट्स एंडोर्समेंट ऑफ इट्स नेसेसिटी, इट्स मतलब जो कानून है इसकी आवश्यकता है इन पास्ट जजमेंट, पास्ट के जजमेंट में। तो या तो इसका बात नहीं मान रहे लोग, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, या और रूलिंग कुछ ऐसी बात रख रहे हैं दैट द स्टैट्यूटरी बार, जो कानूनी जो बार है, कानूनी जो रोक है, डज नॉट अप्लाई टू देम, या तो एक ऐसा अपना रूल, एक ऐसा नियम बना रहे, एक ऐसा ये फैसला दे रहे हैं कि भाई उन पर ये काम ही नहीं करता, अप्लाई नहीं होता है, ये वाली बात कही गई। अब आगे देखिए, 50% तो हो गया। इन द नेम ऑफ रिक्लेमिंग रिलीजियस साइट्स, इन द नेम ऑफ का मतलब है के नाम पर, रिक्लेमिंग कि आप दोबारा उस पर दावा कर रहे हो, रिलीजियस साइट, जो भी रिलीजियस धार्मिक साइट है तो आप उस पर रिक्लेम कर रहे हो साइट्स, वो साइट्स लॉस्ट टू इन्वेडर्स। लॉस्ट टू इन्वेडर्स का मतलब है कि इन्वेडर्स मतलब जो आक्रमण करते हैं, जो हमलाकारी, जो आक्रांता थे, तो ये आपने उनको लूज कर दिया, मतलब आक्रांता लड़े और ये जो आपके साइट्स थे वो उन्होंने कब्जा लिए। तो इन द नेम ऑफ रिक्लेमिंग रिलीजियस साइट, कि जो इन्वेडर्स ने हथियार लिए थे उन साइट को आप रिक्लेम कर रहे हो, आप दोबारा दावा कर रहे हो, तो उसके नाम पर क्या हो रहा है, सेवरल ग्रुप्स एंड परपोर्टेड डिवोटीज, बहुत सारे ग्रुप्स और जो कथाकथित जो डिवोटी हैं, जो भक्त लोग हैं, हैव बीन मूविंग सिविल कोर्ट्स, वो लोग क्या है, सिविल कोर्ट्स में जा रहे हैं। मूविंग सिविल कोर्ट्स का मतलब है सिविल कोर्ट्स का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ये एक टर्म है, मूव द कोर्ट, सिविल कोर्ट्स में जा रहे हैं, हैव बीन लगाया मतलब जाते आ रहे हैं, एंड ऑब्टेनिंग क्वेश्चनेबल ऑर्डर्स, और वो प्राप्त भी कर लेते हैं क्वेश्चनेबल, जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सके, ऐसे ऑर्डर्स प्राप्त कर लेते हैं फॉर सर्वेइंग मॉस्क, मस्जिदों का सर्वे करने के लिए ऑर्डर भी ले लेते हैं, फॉर एविडेंस, सबूत के लिए, दैट दे मे हैव बीन बिल्ट, कि उन्हें बनाया गया होगा, दे मे हैव बीन बिल्ट ऑन द रूइंस, या तो रूइंस पर और डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स पर, या तो मंदिरों को डिस्ट्रॉय किए हुए मंदिरों के ऊपर वो बने होंगे या उनके मलबों पे बने होंगे, उनके रूइंस पे बने होंगे। तो इस तरह के वो क्वेश्चनेबल ऑर्डर्स भी ले लेते हैं, क्वेश्चनेबल ऑर्डर्स फॉर सर्वेइंग मॉस्क्स फॉर एविडेंस, सबूत के लिए। चलिए, द सक्सेस ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट was largely due to the political patronage enjoyed by its spearheads.
तो क्या देखिए, तो यहाँ पर है कि द सक्सेस, यानी कि जो सफलता है, कलर चेंज करके समझाता हूँ, ये जो सफलता है, सक्सेस ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट, राम जन्मभूमि मूवमेंट जो चला उसमें जो सफलता मिली, वाज वो थी, लार्जली विशेष रूप से, बड़े रूप से, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, द पॉलिटिकल पेट्रोनाज, पेट्रोनाज मतलब सपोर्ट, वो पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण थी, एंजॉयड जिसको एंजॉय किया गया, बाय इट्स स्पेयर हेड्स, स्पेयर हेड्स का मतलब कि जो लोग इसको लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, तो उनके द्वारा काफ़ी एंजॉय किया गया पॉलिटिकल पेट्रोनाज का, इसी के कारण वो सफलता मिली। एंड फाइनल वर्डिक्ट, और फाइनल वर्डिक्ट के कारण फ्रॉम द कोर्ट, जो कोर्ट से मिला फाइनल फैसला, विच हैंडेड ओवर द डिस्प्यूटेड लैंड, जिसने विवादित जमीन को दे दिया टू द हिंदू लिटिगेंट्स, हिंदू मुकदमा जिन्होंने किया था उन लोगों को वो लैंड दे दिया गया, वाइल हालांकि कंडेमिंग द डेमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद मॉस्क के डेमोलिशन की बुराई भी की गई, कंडेम किया गया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इन दिसंबर 1992, 1992 में ऐसा हुआ था। यहां तक हो गया। और देखिए दैट, अब सेंटेंस की शुरुआत दैट से, दैट द वैंडल्स इन्वॉल्व इन द डेमोलिशन, यानी कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया था उनको वैंडल्स कहा जा रहा है। द वैंडल्स इन्वॉल्व, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, जो इन्वॉल्व थे, वैंडल्स जो इन्वॉल्व थे इन द डेमोलिशन, उसको गिराने में, वर एक्विटेड, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, विदाउट एनी फर्दर अपील, आगे कोई और अपील किसी कोर्ट में हुआ भी नहीं कि चलो इस कोर्ट ने बरी कर दिया तो फर्दर किसी और अदालत में जाए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो चीजें हैं एडेड टू द ट्रायम्फलिज्म, ये चीजें जुड़ गई विजय पताका में कि हाँ अब तो हम जीत गए, उसमें ये ऐड हो गया कि चलो यार वो आज़ाद हो गया, उन्हें कुछ नहीं हुआ, हमें ज़मीन दे दिया गया, ये बात लिखी गई यहाँ पर, तो वो एडेड हुआ ट्रायम्फलिज्म में। दैट मार्क्स, जो चिन्हित करता है, मार्क्स जो दर्शाता है, जो दिखाता है, जो हाईलाइट करता है, मार्क्स का मतलब हाईलाइट करता है, दिस मूवमेंट को, इस मूवमेंट को, फॉर ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ मॉस्क, कि मॉस्क के स्टेटस को ऑल्टर किया जाए, चेंज किया जाए, चेंज करने के लिए ये दिखाता है कि ये सब हुआ, तो कहीं ना कहीं ये एक सिंबल है, ये दिखाता है, मार्क्स दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को मार्क करता है इस पर्पस के लिए। दिस हैज़ गिवन राइज टू फर्दर क्लेम्स, और इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं तो इसने क्या किया है, गिवन राइज, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है, गिवन राइज टू किसको, टू फर्दर क्लेम्स, आगे और दावे हुए उनको, इन वाराणसी, यहाँ पर दावे हुए, मथुरा, एंड मोर रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में संभल में, अमॉन्ग अदर प्लेसेस, और प्लेसेस के बीच में, दैट हाउस मॉस्क, दैट वो जगह, दैट हाउस, हाउस का मतलब कि उन जगहों पर ये है, हाउस का मतलब कंटेन, ऐसे जगह जो कंटेन करते हैं मॉस्क, जहाँ पर मस्जिद है, डेटिंग बैक टू द 16th सेंचुरी, मतलब 16वीं सेंचुरी में ही बन गए थे, ये कहने का मतलब। अ नोटेबल फीचर, बहुत ही नोट करने वाला जो फीचर है, ऑफ दिस परमिसिव जुडिशियल एटीट्यूड, ये जो जुडिशियल एटीट्यूड है, जो परमिसिव है कि हाँ ठीक है जो हो रहा है उसे होने देते हैं, इसमें जो मेन फीचर है, इज द कंप्लीट एब्सेंस, वो फीचर है कि पूर्ण रूप से गायब है, एब्सेंस है, ऑफ एनी अंडरस्टैंडिंग, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऑफ द हिस्ट्री की, ऑफ द टेम्पल मूवमेंट, टेम्पल मूवमेंट की जो हिस्ट्री है उसका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट वॉज लार्जली पॉलिटिकल मूवमेंट, जो कि पूर्ण रूप से ये जो टेम्पल का जो मूवमेंट चल रहा है, टेम्पल हिस्ट्री का, दैट वाज लार्जली पॉलिटिकल इन कैरेक्टर, जो कि अपने आप में पॉलिटिकल था, पॉलिटिक्स खेला गया, पॉलिटिक्स के रूप में ही ये सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये बात कही जा रही है। दैट जजेस कुड एंटरटेन ओबियसली बेलफुल एंड इल मोटिवेटेड केसेस, कि जो जजेस हैं कुड एंटरटेन, कुड मतलब चांस है कि वो देखेंगे, एंटरटेन का मतलब कि वो देखेंगे, कैसे केसेस को देखेंगे, बेलफुल, मतलब बेलफुल का मतलब होता है मुश्किल, हार्मफुल, एंड इल मोटिवेटेड, जहाँ पर अंदर में मन में कुछ और किसी और तरीके से मोटिवेटेड केसेज है, हम बुरा चाह रहे हैं वैसा केसेज है, तो बहुत ही हार्मफुल और इल मोटिवेटेड केसेस को जजेज शायद एंटरटेन करेंगे, तो इज अ ग्रेट कॉज, यही जो है वो कारण है, ऑफ कंसर्न, चिंता का ये कारण है, फॉर दोज, उनके लिए,
राइटफुली इन्वेस्टेड इन द सेकुलर नेचर, जो सेकुलर नेचर ऑफ द कंट्री में पूर्ण रूप से अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद जो जजेज है ना, वो इस तरह के इल मोटिवेटेड और जो हार्मफुल केसेस है उसको डील करेंगे, उसको एंटरटेन करेंगे। द क्रिमिनल इम्प्रिंट, जो ये क्रिमिनल का जो छाप है, इम्प्रिंट है, क्रिमिनल इम्प्रिंट ऑन द नेशंस फैब्रिक, देश के कपड़े पर, तो घुमा के लिखा गया कि देश के कपड़े पे जो क्रिमिनल इम्प्रिंट है लेफ्ट बाय द पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ये पॉलिटिकल जो मूवमेंट होते हैं, जो कदम उठाए जाते हैं, उनसे देश पर जो एक ठप्पा लग जाता है, जो बुरा, क्रिमिनल का मतलब बुरा, जो बुरा ठप्पा है, इम्प्रिंट है, इन अ रिलीजियस गार्ब, रिलीजियस चोला पहन करके, शुड नॉट बी फॉरगॉटन, ये भूला नहीं जाना चाहिए। फॉरगॉटन आज तो बड़ा टफ था ना, बहुत घुमा करके लिखा गया है इसको। हालांकि मैं किसी भी सेंटेंस को ब्रेक तो कर सकता हूँ, बट कई बार उसको एग्जैक्ट समझाना मुश्किल होता है, डायरेक्ट उसकी हिंदी नहीं कर सकते। एनीवेज गाइस, चलिए थैंक यू, ऐसे लाता रहूँगा, बिगनर्स के लिए छोटे छोटे लाऊंगा, डोंट वरी।